Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start high voltage current and power measurements, and our first topic is high voltage measurements. So let's start. In industrial testing and research laboratories, it is essential to measure the voltages and currents accurately, ensuring perfect safety to the personnel and equipment. तो मतलब क्या हुआ इसका कि इंडस्ट्रीज़ में या जो रिसर्च लेबोरेटरीज़ होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर जगह तो लो वोल्टेजेस पे काम नहीं होता। ज़्यादातर जो वर्क हो रहा होता है लेबोरेटरीज़ में या फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, वो हाई वोल्टेजेस पे होता है या काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो हो रहा होता है। तो वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं या जो भी पर्सनल्स काम कर रहे होते हैं डिफरेंट इक्विपमेंट पे या पर सिस्टम्स पे, तो उनकी जो सेफ्टी होती है वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखी जाती है। तो इस हवाले से जो हाई वोल्टेज की मेजरमेंट्स हैं या उन पे काम करना, कीपिंग इन माइंड द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, ये बहुत अहम होता है। Hence, a personal handling the equipment as well as the metering devices must be protected against over voltages and also against any induced voltages due to stray coupling. तो जो भी लोग काम कर रहे होते हैं इक्विपमेंट पे या मीटरिंग डिवाइसेस पे, यानी कि जो मेजरमेंट डिवाइसेस होती हैं, तो उन वर्कर्स की जो क्या कहते हैं प्रोटेक्शन होती है अगेंस्ट ओवर वोल्टेजेस, यानी कि वोल्टेज अगर कभी सर्च कर जाए या बहुत बढ़ जाए तो उनकी प्रोटेक्शन इंश्योर की जाए कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती रहती है वोल्टेजेस की इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि आपने चीज़ों को किस तरह से हैंडल करना है, और बहुत सारे जो प्रोटेक्शन मेकैनिज़म्स और इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं कि कोई नुकसान ना होने पाए इन केस ऑफ एनी ओवर वोल्टेज। और चूँकि वहाँ पे मोटर्स या जनरेटर्स, ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं और उनमें डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मौजूद होता है, कॉइल्स मौजूद होते हैं, यानी कि इंडक्टर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इससे ये भी चांसेस होते हैं कि वोल्टेजेस इंड्यूस्ड हो जाएं, या अगर दो कॉइल्स करीब करीब हैं तो अगर एक एनर्जाइज हुई तो उसकी वजह से कोई दूसरी में भी स्ट्रे कपलिंग डेवलप हो जाए, वहाँ पे भी वोल्टेजेस जनरेट हो जाएं और वो नुकसान का बायस बन सके। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो निगाह में और ख़्याल में रखा जाता है। Secondly, linear extrapolation of the devices beyond their ranges are not valid for high voltage meters. जैसा कि हम जो लो वोल्टेज के जो इक्विपमेंट होते हैं, मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं, उनके जो स्केलिंग होती है उसको हम आमतौर पर एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं, यानी कि जब हम कैलिब्रेट करते हैं कम रेंज के लिए और फिर अगर हमें एक रिलेशन मिल जाता है तो हम उनके स्केल्स को एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। बिकॉज अगर थोड़ी बहुत वेरिएशन भी है या थोड़ी बहुत इनएक्यूरेट मेजरमेंट भी हो, तब भी उनका नुकसान विद लाइफ ज़्यादा नहीं हो सकता, चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लो वोल्टेजेस में जो है हम एक्स्ट्रापोलेशन यूज़ कर लेते हैं, लीनियर एक्स्ट्रापोलेशन, अगर कोई लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन ये काम हम हाई वोल्टेजेस के जो मीटर्स होते हैं वहाँ पे नहीं कर सकते। वहाँ पे हमें कैलिब्रेशन फॉर द फुल रेंज ऑफ द मीटर करनी पड़ती है कि जिस रेंज में हमने वोल्टेजेस को मेजर करना है उस तमाम रेंज के जो हर वैल्यू होगी, हम हर वैल्यू को कैलिब्रेट करेंगे विद द कैलिब्रेशन इक्विपमेंट। ठीक है, वहाँ पर लीनियर एक्स्ट्रापोलेशन जो होती है वो वर्क नहीं करती या उसको अवॉइड किया जाता है, टू बी ऑन द सेफ साइड। Therefore, even though the principles of measurements may be the same, but the devices and instruments for measurement of high voltages and currents differ vastly
फ्रॉम लो वोल्टेज एंड करंट डिवाइसेस। ठीक है, जो मेजरमेंट के तरीके हैं, जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स लो वोल्टेजेस के और हाई वोल्टेजेस के, ऑल दो ये सेम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इंस्ट्रूमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है बिटवीन लो वोल्टेजेस मेजरिंग डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट्स और हाई वोल्टेज एंड करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के दरमियान। ठीक है, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेजेस इज़ पॉसिबल अप टू अबाउट 200 किलो वोल्ट। हाई वोल्टेजेस की जो रेंज जो कि हम आम तौर पे डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली मींस हम डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ हम मेजर कर सकते हैं, मींस जो हाई वोल्टेज केबल होगी या इंस्ट्रूमेंट होगा तो उस पर हम इक्विपमेंट को अटैच कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के साथ या उस केबल के साथ जो कि हाई वोल्टेज एचटी केबल की होगी। तो जो 200 किलो वोल्ट तक की जो रेंज है वो हम आमतौर पर डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं। एंड सेवरल फॉर्म्स ऑफ वोल्ट मीटर्स हैव बीन डिवाइज्ड which can be connected directly across the test circuit, right? High voltages can be measured by stepping down the voltage using transformers and voltage dividers। तो आपको पता है कि जो voltages को स्टेप डाउन करने के जो तरीके हैं उनमें दो सबसे मोस्ट कॉमन, एक तो पहला ट्रांसफार्मर होता है कि उसको आप वोल्टेज को स्टेप डाउन कर लो, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। और एक और तरीका क्या होता है कि हम वोल्टेज डिवाइडर्स इस्तेमाल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस एज वेल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये दोनों तरीके होते हैं। आपने आमतौर पे एडाप्टर्स देखे होंगे या चार्जर्स देखे होंगे जिसमें स्टेप डाउन के लिए कैपेसिटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, दैट बिहेव और दैट वर्क्स लाइक अ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट इन दैट केस। The spark over of spare gaps and other gaps are also used, especially in the calibration of meters and high voltage measurement। ठीक है, और इसमें एक इंस्ट्रूमेंट जो कि स्पेयर गैप कहलाता है, जो कि हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे जिसके बारे में, तो वो भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम कैलिब्रेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाई वोल्टेज मेजरमेंट की जो मीटर्स होते हैं उनको कैलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, जो पीक वोल्टेजेस होते हैं वो हम इससे कैलिब्रेट कर लेते हैं। नाउ द फर्स्ट इक्विपमेंट इज for the direct measurement of high voltages, and that is the electrostatic voltmeters। तो जैसा कि इसका नाम ही जाहिर कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर मींस दिस वोल्टमीटर विल बी वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जहाँ तक आप लोगों को याद हो, चार्ज स्टोरेज या चार्ज एक्यूमुलेशन का नाम होता है सरफेसेस के ऊपर। जब चार्जेस जो हैं वो आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं और मोशन की कंडीशन में नहीं होते, यानी कि मूव नहीं कर रहे होते, दे आर इन द स्टैटिक कंडीशन। तो ये आमतौर पे जो कैपेसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हीं में ही हम इसको इस्तेमाल करते हैं। Electrostatic voltmeter refers to an electrostatic charge meter, right? Because जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है डेफिनेटली वो चार्जेस की स्टोरेज पर ही डिपेंड करता है या चार्जेस की एक्यूमुलेशन पर ही डिपेंड करता है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मीटर्स इन अदर वर्ड्स। इट कैन मेजर लार्ज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल hundreds to thousands of volt without making physical contact, डायरेक्ट HV मेजरमेंट। ठीक है, और ये जो वोल्ट मीटर्स होते हैं, ठीक है, इनको हम लार्ज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज जो होता है उसको मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट मेकिंग फ़िज़िकल कांटेक्ट, यानी कि हम उसमें डायरेक्टली फ़िज़िकल कांटेक्ट लाजमी नहीं है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी जो रेंज होती है वो 100 से थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट तक की होती है। Electrostatic voltmeter utilizes the attraction force between two charged surfaces that create a deflection of a pointer directly calibrated in volts। ठीक है, तो ये बेसिकली करता क्या है, ये करता ये है कि दो चार्ज सरफेसेस होती हैं और उन दोनों चार्ज सरफेसेस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है
वो क्रिएट करती है डिफ्लेक्शन इन सम अटैच्ड पॉइंटर, ठीक है। और जो चार सरफेसेस होती हैं, डेफिनेटली उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज बिटवीन टू सरफेसेस। और वोल्टेज कहाँ से आता है? वो वोल्टेज जिस बॉडी का वोल्टेज हम मेजर कर रहे होते हैं, या जिस इंस्ट्रूमेंट का या जिस केबल का, तो ये वोल्टेज हमें वहाँ से हासिल होता है, ठीक है। As attraction force is proportional to the square of the applied voltage, hence the measurement can be made for AC और DC voltages, ठीक है। अभी आप आगे फार्मूला हम ड्राइव करेंगे एक छोटा सा, जिसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? वोल्टेज के स्क्वायर के। तो चूंकि ये वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, मींस वी कैन से दैट F इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो चूंकि ये V स्क्वायर है, इसीलिए हम इसको फॉर DC और फॉर AC दोनों तरह के सिग्नल्स के लिए, या दोनों तरह के जो वोल्टेजेस हैं, हम उनको मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज इट मेजर्स, और दिस मीटर मेजर्स इन द फॉर्म ऑफ RMS। जब हम स्क्वायर करते हैं इसको, तो जो AC वोल्टेज होता है उसका जो नेगेटिव जो सेक्शन होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है इसकी एवरेजिंग जो होती है वो फिर ज़ीरो नहीं होती है। तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ RMS वैल्यू मेजर कर लेते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। तो चूंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द डिस्क, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज स्क्वायर, अप्लाइड वोल्टेज स्क्वायर, और द वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। तो इसी वजह से हम इसको DC और AC दोनों तरह के जो वोल्टेजेस होते हैं उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। When one of the electrodes is free to move, the force on the plate can be measured by controlling it by a spring or balancing it with a counterweight, ठीक है। ये मैं अभी समझाता हूँ आपको। For high voltage measurements, a small displacement of one of the electrodes by a fraction of a millimeter to a few millimeters is usually sufficient for voltage measurement, ठीक है। हाई वोल्टेजेस के अंदर जो जाहिर सी बात है, दो प्लेट्स हैं इसमें हमारे पास, और इसमें एक प्लेट जो होगी वो मूवेबल होगी। अभी इस फिगर को हम डिस्कस करते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि दोनों प्लेट्स के दरमियान हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यानी कि एक प्लेट को हम ग्राउंड कर देते होंगे और एक प्लेट पे हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते होंगे। और उसके नतीजे में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है और प्लेट आपस में एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। तो चूंकि इसमें एक प्लेट फिक्स्ड होती है और एक प्लेट मूवेबल होती है, तो मूवेबल प्लेट में फ्रैक्शंस ऑफ क्या कहते हैं डिस्टेंस, वो ट्रैवल करती है टूवर्ड्स द अदर स्टैटिक प्लेट या सरफेस। तो ये जो होता है ये आमतौर पे इन टर्म्स ऑफ फ्यू मिलीमीटर्स ही होता है, यानी कि बहुत थोड़ा बहुत जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर पाती है, यानी कि कुछ मिलीमीटर का फासला। लेकिन ये कुछ मिलीमीटर का फासला जो होता है इसको हम एम्पलीफाई कर लेते हैं और हम कैलिब्रेट कर लेते हैं अपने स्केल को इस फ्यू मिलीमीटर की रेंज में, ठीक है। और जो आउटपुट होता है उसको हम डिस्प्ले करवा लेते हैं, ठीक है, फॉर अ रेंज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो अब ज़रा ये फिगर को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट प्लेट एंड दिस इज़ सेकंड प्लेट, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? ये हमारे पास एक पहली प्लेट है और ये एक सेकंड प्लेट है। दीज आर टू प्लेट्स। एक प्लेट को हमने कनेक्ट किया है किसके साथ? हाई वोल्टेज के साथ। दिस इज़ हाई वोल्टेज। और जो दूसरी प्लेट है इसको हमने ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। तो जब इसको हम हाई वोल्टेज देंगे, दिस हाई वोल्टेज कुड बी AC और कुड बी DC, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसका जो एरिया है इन दोनों प्लेट्स का, वो एरिया A है। यहाँ आप A देख रहे हैं, इसका एरिया भी क्या होगा? A ही होगा। दोनों आपस में पैरेलली एक दूसरे को फेस कर रही हैं। अच्छा, अब जो दूसरी प्लेट है, ठीक है,
वो बेसिकली क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने इसके एंड के ऊपर देखें, दिस इज़ वन काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, दिस कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट फिक्स्ड, ठीक है, थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एक मूविंग या डिफ्लेक्टिंग सोर्स देख रहे हैं, ठीक है। दिस प्लेट इज़ मूवेबल, या जो ये जो रीजन है या जो ये जो एरिया है, ठीक है, दिस पोर्शन इट कैन बी मूव्ड, सही है। तो होता क्या है कि जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, चार्जेस आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। और जो लेफ़्ट हैंड साइड की जो प्लेट है वो चूँकि ग्राउंडेड है, ठीक है, तो इसीलिए ये जो मूवेबल जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स दिस चार्ज प्लेट, ठीक है। अब ये जो मूवेबल प्लेट है इसके साथ आप देख रहे हैं हमारे पास कि ये एक फिक्स्ड लाइट की सोर्स है और ये स्ट्राइक कर रही है किस पे, मिरर पे, दिस इज़ मिरर। और इसका रिफ्लेक्शन जो है लाइट का वो किस पे आ रहा है, इस फिक्स्ड स्केल पे आ रहा है। और ये मिरर बेसिकली अटैच हुआ होगा या माउंट हुआ होगा इस मूवेबल प्लेट के ऊपर, ठीक है। और ये क्या होगा, ये रोटेटेबल होगा, ठीक है, दिस विल बी रोटेटेबल, ये रोटेट हो सकता होगा, ठीक है, अपने एक्सेस के अबाउट। तो जैसे ही ये मूवेबल प्लेट, ठीक है, ये जो मूवेबल प्लेट है ये आगे की तरफ मूव होगी तो क्या होगा, ये अटैच हुआ हुआ होगा इसके साथ, इस मिरर के साथ। तो ये मिरर की जो पोजीशन होगी या जो उसका एंगल होगा वो क्या होगा, वो चेंज होगा, ठीक है। मुमकिन है ये कुछ इस तरह से हो जाए। तो अब लाइट स्ट्राइक करेगी और फिर ये इधर आ सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो थोड़ी बहुत भी जो क्या कहते हैं वेरिएशन होगा इस मिरर के एंगल में, वो इस लाइट का जो एंगल है वो काफ़ी हद तक चेंज करेंगे। और जितना हम इस फिक्स स्केल को इससे फासले पर रखेंगे उतना ही हमें क्या मिलेगा, मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है कि हमारे पास कैपेसिटिव नेचर की दो प्लेट्स होती हैं, उनमें से एक के ऊपर हम हाई वोल्टेज अप्लाई कर लेते हैं। इस केस में जो फिक्स्ड प्लेट है उसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, हाई वोल्टेज अप्लाई किया है। और ये जो सेकंड प्लेट है इसका जो मैकेनिज़्म है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, ये मूवेबल प्लेट है, दिस इज़ मूवेबल। तो जब ये मूव होगी तो क्या होगा, इसका जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये मूवेबल है। तो जैसे ही ये अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स द फिक्स्ड प्लेट, what will happen, the mirror which is attached with this movable plate will start rotating by some degree। तो कुछ डिग्री ऑफ एंगल के लिए रोटेट होगा। एंड दिस फिक्स्ड लाइट सोर्स, ठीक है, इस लाइट सोर्स से जो लाइट इंसिडेंट हो रही होगी इस मिरर के ऊपर और फिर रिफ्लेक्ट होके फिक्स स्केल के ऊपर आके क्या कहते हैं स्केल की रीडिंग शो कर रही होगी। अभी इनिशियली तो ये ज़ीरो पोजीशन पे है, ठीक है, हमने इसको ऐसे सेट किया हुआ है। तो जैसे ही डिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, इसका जो रीडिंग होगी वो फिर चेंज होगी। एंड डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन ऑफ दिस मिरर, ये जो लाइट सोर्स है ये हमें वोल्टेज की मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करेगी कि किस मैग्नीट्यूड का वोल्टेज अप्लाई किया था। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज आप अप्लाई करोगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, डिफ्लेक्शन पैदा होगा, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो यहाँ पर रोटेशन डेवलप होगा इस मिरर के अंदर। और इस मिरर के ऊपर जो लाइट स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, वो हमें फिक्स स्केल पे रीडिंग शो कर रही होगी। तो फिर वो रीडिंग जो होगी वो फिर वेरी करेगी, ठीक है, हमें फिर हाई वोल्टेजेस यहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे स्केल पे। सो दिस इज़ द सिंपल प्रिंसिपल, ठीक है, ओके। Now, for voltages above 10 kilovolt, generally the attracted this type of electrostatic voltmeter is used। ठीक है, अगर वोल्टेजेस हमारे पास 10 किलोवोल्ट से ज़्यादा होंगे तो आम तौर पर हम अट्रैक्टेड डिस टाइप का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर है उसको इस्तेमाल करते हैं। When two parallel conducting plates
जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा और उनके बीच में स्पेसिंग एस होगी, आर चार्ज क्यू, उनके ऊपर जो चार्जेस होंगे वो हमने चार्जेस क्यू उसके ऊपर स्टोर किए हुए हैं, एंड हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, और उन चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है वो वी डेवलप होता है, देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लेट्स इज गिवन बाय W is equals to half CV square. ठीक है, if these are the conditions which is mentioned in this statement, then the magnitude of energy stored on these plates will be W is equals to half CV square. If you remember, this is the energy of a capacitor. ठीक है, और ये जो एनर्जी है अगर ये चेंज होती है, ठीक है, इसमें चेंजिंग पैदा होती है, ये तब्दील होती है, तो हम इसको dW भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव और द डिफरेंशिएशन ऑफ द W, मीन्स इट इज क्वांटाइजिंग द चेंज इन एनर्जी। ठीक है, तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटेंस, यानी कि चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कैपेसिटेंस, इन दोनों को हम रिलेट करते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो dW होता है इट इज़ आल्सो इक्वल टू द वैल्यू और एक्सप्रेशन F इंटू ds। ठीक है, जो वर्क डन होता है या जो चेंज इन वर्क डन होता है वो फोर्स इंटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। वैसे तो वर्क डन इक्वल एफ इंटू डी होता है, बट अगर चेंज इन वर्क डन मालूम करेंगे तो आप dW और फिर ds का रिलेशन लिखोगे, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ हमारे पास अब जो रिलेशन बनी dW इज इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर टी सी इज इक्वल टू एफ टी एस। ठीक है, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वेट करते हैं और यहाँ से हम f की एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। तो f इज इक्वल्स टू क्या होगा, ds नीचे आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड पे जाके नीचे आ जाएगा। तो हमें एक्सप्रेशन मिलती है f इज इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर डी सी अपॉन डी एस न्यूटन्स। ठीक है, डी सी अपॉन डी एस न्यूटन्स। और हमें ये भी पता है कि जो इसमें c होता है वो c किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन a अपॉन s के बराबर होता है। मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन a अपॉन s, और ये एप्सिलॉन आपको पता होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r के बराबर होता है, बट वी विल यूज हियर ओनली द टर्म एप्सिलॉन। ओके, तो ये हमारे पास c आ जाता है, बट व्हाट वी नीड dc अपॉन ds। सो we differentiate this capacitance with respect to s, तो ये हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया dc अपॉन ds। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे भी d अपॉन ds हमने अप्लाई किया इंटू एप्सिलॉन a अपॉन s, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस a एप्सिलॉन अपॉन s स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और इस dc अपॉन ds की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको उठा के इधर पुट कर सकते हैं फोर्स की एक्सप्रेशन में। ठीक है, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस माइनस a एप्सिलॉन अपॉन s स्क्वायर, इसको उठा के हम इधर डाल देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, f इज इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर और फिर ये माइनस a एप्सिलॉन अपॉन s स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस हमने बाहर निकाल लिया, हाफ और एप्सिलॉन और a हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया, v स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर, और v और s को अगर हम कॉमन ले लें तो इसके ऊपर होल पावर स्क्वायर हमने बाहर निकाल के कॉमन रख लिया है इसको। ठीक है, होल पावर स्क्वायर कर दिया। अच्छा, तो अब अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रही है, ठीक है, बिटवीन f एंड हेयर, तो ये देखें ये f और v स्क्वायर। ठीक, तो इसमें हमारे पास जो एरिया है वो फिक्स है। ठीक है, और ये जो s स्क्वायर है, ठीक है, ये भी फिक्स होगा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। तो फोर्स और वोल्टेज का आपस में रिलेशन क्या हो जाएगा, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, जो कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसीलिए चूंकि यहाँ पे वी स्क्वायर है, दैट्स व्हाई वी कैन यूज़ इट फॉर AC एंड DC बोथ काइंड्स ऑफ वोल्टेजेस, राइट। Okay, it is the seen that the force of attraction is proportional to the square of the potential difference applied। ठीक है, ये हमने देखा कि ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हैं।
सो दैट द मीटर रीड्स द स्क्वायर वैल्यू, क्योंकि जो मीटर है वो फिर स्क्वायर वैल्यू को रीड कर रही है, स्क्वायर वैल्यू ऑफ व्हाट, वोल्टेज, और कैन बी मार्क टू रीड द आरएमएस वैल्यू। तो इसको हम आरएमएस वैल्यू के तौर पर भी ले सकते हैं एक तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर्स ऑफ द अट्रैक्टेड डिस्क टाइप may be connected across the high voltage circuit directly to measure up to about 200 किलोवोल्ट। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर्स हैं अट्रैक्टेड किस टाइप के, इनको हम कनेक्ट कर सकते हैं अक्रॉस द हाई वोल्टेज सर्किट डायरेक्टली, किस चीज़ की मेजरमेंट के लिए, अबाउट 200 किलोवोल्ट वोल्टेज की मेजरमेंट के लिए, विदाउट द यूज़ ऑफ एनी पोटेंशियल डिवाइडर और अदर रिडक्शन मेथड। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें हम कोई क्या कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर या कोई ट्रांसफार्मर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे वोल्टेज स्टेप डाउन करने के लिए या फिर रिडक्शन के लिए। वी कैन यूज़ इट डायरेक्टली फॉर अप टू 200 किलो वोल्ट वोल्टेजेस। ओके जी, अब यहाँ पर जो आप फिगर देख रहे हैं, ठीक है, ये जो राइट हैंड वाली जो फिगर है, दिस इज़ द सिमिलर फिगर एज वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस सेक्शन। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली जो हमारे पास लेफ्ट हैंड पे फिगर है, दिस इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। बट इस इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर में हमने क्या किया है, हमने स्टेप डाउन किया हुआ एक तरीके से किसको, वोल्टेज को। बिकॉज अगर आप और से देखें हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में, तो ये जो डी है हमारे पास, ठीक है, ये बेसिकली ये वाला पोर्शन है राइट हैंड पे, इसको मैग्नीफाई करके राइट हैंड वाली फिगर में दिखाया हुआ है। ठीक है, इसको हम डोम कहते हैं बिकॉज इसका जो शेप आप देख रहे हैं, इट इज़ जस्ट लाइक अ डोम। ठीक है, और इस डोम के अंदर अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो ये एक डिस्क मौजूद थी, इस डिस्क को क्या किया, बीच से कट कर दिया है। ठीक है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये और ये सेंटर में हमारे पास क्या आ गया, डिस्क आ गया। ठीक है, दिस इज डिस्क। ठीक है, और ये बीच में क्या है, दिस इज एम्प्टी स्पेस। बल्कि अगर मैं एक काम करूं, मैं इसमें कलर अगर फिल कर दूं तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। दिस इज़ द डिस्क। ठीक है, और इसके अराउंड जो है ये डोनट शेप का, ठीक है, कुछ इस किस्म से ये हो गया, और ये सेंटर में हमारे पास। ठीक है, तो ये एक पहले एक कंप्लीट सर्कुलर प्लेट थी, तो सर्कुलर प्लेट को जो है बीच से क्या हुआ, हमने काट करके ये सेंटर में एक छोटी सी हमने क्या निकाल ली, एक डिस्क निकाल ली है। ठीक है, दिस इज मूवेबल डिस्क। और इस मूवेबल डिस्क के साथ जो आप देख रहे हैं जो डोनट शेप का है, दिस इज गार्ड प्लेट। ठीक है, तो ये देख लें, ये जो M लिखा हुआ है, दिस M इज एक्चुअली द सेंटर पोर्शन ऑफ दिस मूवेबल डिस्क। ठीक है, और ये जो G आप देख रहे हैं, दिस G इज बेसिकली दिस गार्ड प्लेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गार्ड प्लेट है। ओके, सो नाउ आई एम इरेजिंग दिस। अच्छा जी, तो ये इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, मूवेबल की, तो ये मूवेबल प्लेट जो है ये बेसिकली क्या हो सकती है, बीच में वर्टिकली मूव हो सकती है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सही, ये अटैच हुई हुई है या फिर हैंग हुई है एक स्ट्रिंग के साथ। सही, और ये स्ट्रिंग यहाँ पर आप एक पुली टाइप का देख रहे हो या फिर गियर टाइप का देख रहे हो। ठीक, एक मटेरियल, और इस तरफ क्या होगा, यहाँ पर कहीं मिरर होगा या फिर कोई स्प्रिंग भी हो सकता है, स्प्रिंग के साथ यहाँ पॉइंटर अटैच होगा। ठीक है, तो स्प्रिंग के साथ पॉइंटर भी अटैच हो सकता है। तो जैसे ही ये प्लेट नीचे मूव होगी, ठीक है, तो स्प्रिंग में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगी, तो ये पॉइंटर भी क्या होगा, फिर ये डिफ्लेक्शन, जब स्प्रिंग रोटेट होगा तो पॉइंटर में डिफ्लेक्शन क्रिएट होगी। तो एक मैकेनिज़्म ये हो सकता है, या फिर एक मैकेनिज़्म क्या होगा जो कि हमने यहाँ पर देखा है
कि यहाँ पर ये लाइट सोर्स मौजूद है, तो वैसे ही यहाँ पर भी एक लाइट सोर्स मौजूद होगी, वो टकरा करके यहाँ से यहाँ पे मिरर मौजूद होगा, ठीक है, और मिरर से टकराने के बाद इसका डिफ्लेक्शन इधर कहीं स्केल पे आ रहा होगा। तो जैसे ही ये जो मूवेबल प्लेट है सेंटर वाली, ये जब ये मूव होगी डाउनवर्ड, तो क्या होगा, ये जो मिरर होगा इसमें रोटेशन होगी हल्की फुल्की। तो उसके नतीजे में क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्शन है इस लाइट बीम का, जो कि लेज़र हो सकती है, ठीक है, वो एक पॉइंट या एक स्पॉट पे आ रहा होगा। तो वो पहले इनिशियली ज़ीरो पोजीशन पे होगा, जैसे ही इसमें डिफ्लेक्शन होगी या रोटेशन होगी इस मिरर में, बिकॉज ऑफ द अप्लाइड हाई वोल्टेज, दिस मूविंग प्लेट विल मूव डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग खिंचेगी, उसकी वजह से इसमें रोटेशन होगी, तो ये जो नॉर्मल या ज़ीरो पोजीशन से जो लाइट पहले मौजूद थी ज़ीरो पोजीशन पे, वो डिफ्लेक्ट होकर के या मूव होकर कहीं दूसरी हाई वोल्टेज की वैल्यू इंडिकेट करेगी। सो दिस इज़ बेसिकली द मैकेनिज़्म, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि अगर, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज़्म है, ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, देखें ये हमारे पास ये एक डिस्क का पोर्शन हो गया और ये डिस्क का पोर्शन हो गया, यानी कि ये गार्ड प्लेट हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या है, जी स्टैंड्स फॉर गार्ड प्लेट, ठीक है। ये गार्ड प्लेट है और सेंटर में हमारे पास क्या है, ये मूवेबल प्लेट है, ठीक है। सो इसको हम माउंटिंग प्लेट भी कह सकते हैं, ठीक है, एम फॉर माउंटिंग प्लेट या फिर मूवेबल प्लेट। ओके, ये हमारे पास क्या है, फिक्स प्लेट है, इस पे हमने हाई टेंशन इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, इस केस में यहाँ पर। तो जब हाई टेंशन इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये मूवेबल प्लेट जो होगी अट्रैक्ट होगी टूवर्ड्स दिस हाई टेंशन या टूवर्ड्स दिस फिक्स प्लेट। जैसे ही ये मूव होगी वैसे ही क्या होगा, ये जो लाइट सोर्स है अभी ये इस पॉइंट पर टकरा रही थी, जब ये थोड़ा नीचे चला जाएगा मिरर, तो क्या होगा, अभी थोड़ा आगे स्ट्राइक करेगी और इसका डिफ्लेक्शन कहीं डिफरेंट उसमें शो होगा, डिफरेंट एंगल पर, ठीक है। तो इस तरह से जो है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस माउंटिंग प्लेट, हमारे पास जो स्केल होता है वहाँ पर वैल्यू क्या होती है, वो चेंज होकर के दिखाई दे रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें और जो लेफ़्ट हैंड पे जो आप फिगर देख रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे जो हाई टेंशन इस्तेमाल हुआ है वो कहाँ कनेक्ट किया हुआ है, फिक्स्ड प्लेट के साथ। लेकिन अगर आप गौर करें कि इस वाले इक्विपमेंट के साथ जो कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो हाई टेंशन इस्तेमाल किया हुआ है किसके साथ किया हुआ है, मूविंग जो प्लेट है उसके ऊपर हाई टेंशन इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। इट मस्ट बी अटैच्ड विद दिस रिंग, ठीक है। और फिर अगर आप देखें यहाँ पर, तो इस एंड के साथ यानी कि हाई टेंशन इधर भी है और हाई टेंशन इधर भी मौजूद होगा, दिस इज़ आल्सो हाई वोल्टेज, ठीक है। ये हाई वोल्टेज यहाँ पर भी अटैच होगा और ये इसके साथ भी होगा। अच्छा, तो अब होता क्या है कि जब हम हाई टेंशन इस्तेमाल कर, हाई वोल्टेज जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये अटैच हुआ हुआ है किसके साथ, एक सीरीज़ ऑफ कैपेसिटर्स के साथ, ठीक है। ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इन सीरीज़ कनेक्शन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैपेसिटेंस डिवाइडर कहते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज कैपेसिटेंस डिवाइडर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया और ये हाई वोल्टेज फिर पहले इस कैपेसिटेंस से, फिर इस कैपेसिटेंस से, फिर इससे ये स्टेप डाउन होते होते कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास इनकम वैल्यू आएगी और फिर ये इसको हमने ग्राउंड से अटैच किया हुआ है इस फिक्स प्लेट को, ठीक है। अच्छा, अब इस फिक्स प्लेट को, ठीक है, ये फिक्स प्लेट तो है, लेकिन इस फिक्स प्लेट को भी हम मूव कर सकते हैं ऊपर और नीचे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। लेकिन जब इसको हम ऊपर मूव करेंगे, लेट सपोज, तो ऊपर जाके इसको हम फिक्स कर देंगे, तो ड्यूरिंग द मेजरमेंट ये वाली प्लेट मूव नहीं हो सकती है, ठीक है। हम कैलिब्रेशन पर्पस के लिए हम इस प्लेट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम रेंज बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं अपनी मेजरमेंट की, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, हम इस फिक्स प्लेट को अप या डाउन मूव कर सकते हैं, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है विद दिस मूवेबल और माउंटिंग प्लेट, ठीक है, ये हम वेरी कर सकते हैं। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बिटवीन और द स्पेसिंग बिटवीन द माउंटिंग प्लेट एंड द फिक्स प्लेट।
तो ये डिस्टेंस जो है इसको हम वेरी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ दिस फिक्स प्लेट, बट बिफोर एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट। ड्यूरिंग द मेजरमेंट दिस फिक्स प्लेट पोजीशन विल बी फिक्स्ड, ये मूव नहीं होगी। ड्यूरिंग मेजरमेंट कौन सी प्लेट मूव होगी? ये माउंटिंग प्लेट मूव होगी, ठीक है। और इसी की मूवमेंट की वजह से या अट्रैक्शन की वजह से जाहिर सी बात है जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इस फिक्स प्लेट के दरमियान और इस मूवेबल प्लेट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये मूवेबल प्लेट क्या होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो जो स्ट्रिंग अटैच है और ये जो मैकेनिज़्म है, ठीक है, चाहे पॉइंटर का चाहे लाइट वाला वट एवर जो भी होगा, तो वो फिर हमें रीडिंग शो करेगा। सही है। अच्छा, तो इसमें आपने देख लिया, एक तो हमारे पास क्या था, ये गार्ड प्लेट मौजूद था, ठीक है, गार्ड प्लेट मौजूद थी जो कि एग्जैक्टली इन लाइन विद द मूवेबल प्लेट थी एट ज़ीरो पोजीशन। सही है। उसके अलावा हमारे पास क्या मौजूद है? एक सीरीज ऑफ कैपेसिटेंस डिवाइडर मौजूद है। फिर हम अगर गौर करें यहाँ पर ये कुछ सर्कुलर भी पोर्शन हमारे पास मौजूद हैं। दीज आर कॉल्ड द गार्ड रिंग्स, ठीक है। और ये आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया हुआ है। दीज मस्ट बी इन दिस शेप, ठीक है, ये गार्ड रिंग के तौर पे होंगी। तो ये एक गार्ड रिंग हो गया, उसके नीचे फिर ये दूसरी गार्ड रिंग हो जाएगी, ठीक है, फिर उसके नीचे फिर ये तीसरी गार्ड रिंग हो जाएगी। तो इस तरह क्या होगा हमारे पास, ये एक सीरीज़ ऑफ गार्ड रिंग होगी इस तरह से, ठीक है। ये गार्ड रिंग मौजूद है, एक रिंग, ठीक है, और फिर ये दूसरी रिंग। तो ये सर्टेन फासले पर जो है, थोड़े थोड़े फासले पर ये रिंग्स मौजूद हैं। मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू में दिखा नहीं सकता यहाँ पर आपको, कुछ ऐसे होगी ये, ठीक है, इस तरह से। आई होप कि समझ में आ रहा होगा कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। ओके। तो ये जो मूवेबल प्लेट है वो इसके दरमियान में यहाँ से मूव होकर के आ सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब मसला क्या है कि ये जो हमारे पास गार्ड प्लेट है, ठीक है, ये भी इसी तरह सर्कुलर पोजीशन में होगी या शेप में होगी। सही है। तो ये भी सर्कुलर शेप में है और जो नीचे गार्ड रिंग्स हैं ये भी सर्कुलर शेप में, यानी कि पाइप्स की सूरत में मौजूद हैं। इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस ये है कि जब हम हाई फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें डेवलप होती हैं या पैदा हो सकती हैं। एक कहलाती है फ्रिंजिंग, FRINGING, फ्रिंजिंग। और दूसरी चीज़ होती है क्या? कोरोना, CORONA, कोरोना। तो ये गार्ड प्लेट, ठीक है, और ये रिंग्स, गार्ड रिंग्स, ये प्रिवेंट करती हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट को, किससे? फ्रिंजिंग और कोरोना से। फ्रिंजिंग क्या होता है? जब दो प्लेट्स होती हैं तो इन दोनों प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? बिल्कुल स्ट्रेट होती है, लेकिन जो कॉर्नर्स या फिर जो एजेस होती हैं वहाँ पर ये बेंड हो जाती हैं इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉर्नर्स के ऊपर ये स्टेबल नहीं होती या होमोजीनियस नहीं होती। तो इसी तरह यहाँ पर अगर हम हाई फील्ड, यहाँ जैसे यहाँ पर हाई वोल्टेज हमने अप्लाई किया, तो सेंटर में हमें, यानी कि इस रीजन में हमें जो फील्ड चाहिए वो बिल्कुल स्मूथ चाहिए, ठीक है, स्टेबल चाहिए, इस तरह से फील्ड चाहिए। अगर इसमें फील्ड इस तरह से डेवलप हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ये बाहर आए, इसमें फ्रिंजिंग डेवलप हो, ठीक है, या फिर इसमें स्पार्क्स क्रिएट हों, जो कि हम बेसिकली कोरोना कहते हैं जिसको, ठीक है, अगर यहाँ पर स्पार्क्स डेवलप हों तो ये क्या होगा? ये हमारी फील्ड को, जो कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान होगा, उसको डिस्टर्ब करेगा। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? गार्ड रिंग्स इस्तेमाल करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो फ्रिंजिंग वगैरह होती है वो फिर इसके एजेस पे होती है, यानी कि यहाँ पर मौजूद होती हैं फ्रिंजेस, ठीक है, कुछ इस तरह से, दीज आर द फ्रिंजेस। लेकिन जो सेंटर में फील्ड होती है हमारे पास वो क्या होती है? स्टेबल होती है। वजह क्या होती है? वजह यही गार्ड रिंग्स होती हैं या फिर गार्ड प्लेट होती है, ठीक है। तो सेंटर में फील्ड स्टेबल होती है और होमोजीनियस होती है, ठीक है।
बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज गार्ड रिंग्स, ठीक है, बहुत मिनिमाइज हो जाती है फ्रिंजिंग वगैरह। इसके अलावा चूंकि ये एक सर्टेन डिस्टेंस पे मौजूद होता है, इसीलिए जो कोरोना है वो भी डेवलप नहीं होता, यानी कि स्पार्किंग भी फिर क्रिएट नहीं होती, बिकॉज दे आर होमोजीनियसली डिवाइडेड। ठीक है जी, ओके। अब अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो आपको पता है कि जब भी दो सरफेसेस एक दूसरे के करीब आती हैं और दोनों के दरमियान वोल्टेज मौजूद होता है, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज, तो क्या होगा, बेसिकली दे बिहेव लाइक अ कैपेसिटर। तो हमारे पास इस सिस्टम में कितने कैपेसिटर्स मौजूद होंगे या कैपेसिटिव सिस्टम मौजूद होंगी? तीन कैपेसिटिव सिस्टम मौजूद होंगी। एक वो जो कि कैपेसिटिव डिवाइडर लगा हुआ है, हमने इंस्टॉल किया है, ठीक है, तो एक ये कैपेसिटेंस होगी, ठीक। अच्छा, दूसरी कैपेसिटेंस कौन सी होंगी? इन गार्ड रिंग्स की होंगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास दूसरी कैपेसिटेंस इस तरह से पैरेलल में। और फिर जो थर्ड कैपेसिटेंस होगी, दैट मस्ट बी इन बिटवीन द मूविंग प्लेट एंड द फिक्स प्लेट, ठीक है, ये वाली, दिस विल बी आवर थर्ड कैपेसिटेंस। सही। अच्छा, अब अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो हमारे पास सबसे जो ज़्यादा कैपेसिटेंस की मैग्नीट्यूड होगी वो कहाँ होगी? इस वाले में होगी, ठीक है, C1। उसके बाद जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो C2 में होगी, और फिर थर्ड कैपेसिटेंस C3 में होगी, ठीक है। तो हम ये बात कह सकते हैं C1 इज़ ग्रेटर दैन C2 एंड C2 इज़ ग्रेटर दैन C3, एंड C3 इज़ इन टर्म्स ऑफ पिकोफैरेड, ठीक है, ये हमारे पास पिकोफैरेड में होगा, बहुत कम होगा। उसकी वजह क्या है कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक तो फासला ज़्यादा है, और दूसरा एयर मौजूद हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई दूसरी गैस या फिर वैक्यूम हो सकता है, ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग। और बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो चूंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, इसी वजह से जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी? कम होगी, बिकॉज यू नो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन S। सो हियर S इज वेरी हाई, दैट्स वाई C विल बी वेरी लो। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि ये जो मूवेबल और जो फिक्स प्लेट के दरमियान कैपेसिटेंस है, ये लोडिंग क्रिएट करती तो है बट ज़्यादा नहीं करती, ठीक है, लेस लोडिंग क्रिएट करती है। इसके मुकाबले में जो C2 है ये थोड़ी ज़्यादा लोडिंग क्रिएट करता है, यानी कि मॉडरेट लोडिंग क्रिएट करता है। और सबसे ज़्यादा जो लोडिंग क्रिएट करता है वो कौन करता है? C1 करता है, यानी कि हाईएस्ट लोडिंग यही क्रिएट करता है। सही। अच्छा, अब लोडिंग क्रिएट क्यों होती है? बिकॉज ऑफ रिएक्टेंस या फिर इम्पिडेंस। बिकॉज देखें, इसकी कैपेसिटेंस क्या थी हमारे पास? सबसे ज़्यादा थी, ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस इस सिस्टम की, यानी कि जो कैपेसिटिव डिवाइडर का जो सर्किट है, यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटेंस C1 की सबसे हाईएस्ट है। तो इसका मतलब जो इसकी रिएक्टेंस होगी, ठीक है, यानी कि हम इसको पहले XC कह लेते हैं या फिर ZC कह लीजिए, ये क्या होगी? ये सबसे लोवेस्ट होगी। तो चूंकि हमारे पास C1 जो है वो हाईएस्ट है, ठीक है, तो जो XC हो जाएगा, XC1, ये क्या हो जाएगा? लोवेस्ट हो जाएगा। तो लोवेस्ट होने का मतलब क्या है? यहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे कम है इसकी, सो इट विल क्रिएट द हाईएस्ट लोडिंग फॉर द सिस्टम। हाईएस्ट लोडिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर जो होगी वो डिसिपेट होगी, ठीक है, यानी कि जो पावर कंजम्पशन का जो पोर्शन है या जो मेजर पोर्शन पावर का कंज्यूम होगा वो कहाँ कंज्यूम होगा? इस कैपेसिटिव डिवाइडर के सर्किट में, ठीक है। उसके बाद कहाँ कंज्यूम होगा? इस गार्ड रिंग के पोर्शन में। देन सबसे मिनिमम लोडिंग इफेक्ट कौन क्रिएट करेगा? ये मूवेबल प्लेट और ये फिक्स प्लेट सबसे मिनिमम लोडिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हम हाई वोल्टेज यहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है, और ये फील्ड स्मूथली क्या होती है? डिक्रीज़ होती है और यहाँ ग्राउंड पे पहुँच जाती है, ठीक है।
गार्डरिंग्स अटैच हुए हुए होते हैं ताकि फील्ड को स्टेबलाइज कर सकें, ठीक है। और ये जब हम वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं हाई वोल्टेज, तो ये फिक्स प्लेट और जो मूवेबल प्लेट है इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है और ये मूवेबल प्लेट टूवर्ड्स द फिक्स प्लेट अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, मूव हो जाती है। जैसे ये मूव होती है तो उसके साथ जो अटैच्ड स्प्रिंग है ये भी नीचे की जाने मूव होगी। तो यहाँ पर जो भी मैकेनिज़्म होगा स्प्रिंग पॉइंटर का या फिर मिरर और लाइट का, ठीक है, वो भी क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो उसकी वजह से हमारे पास जो स्केल यहाँ मौजूद होगा उसमें रीडिंग नज़र आएगी, ठीक है, या फिर चेंज होगी। सो दिस इज़ द होल मैकेनिज्म फॉर मेजरिंग हाई वोल्टेजेस यूजिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, ठीक है। और ये बात जहन में रखिएगा कि यहाँ पर जो मैकेनिज़्म आपको दिखाया हुआ है ये मैकेनिज़्म डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे ज़ाहिर सी बात है कॉस्ट में फ़र्क पड़ता है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें फ़र्क पड़ता है, एक्यूरेसी में फ़र्क पड़ता है। सो इट डिपेंड्स कि यहाँ पर मैकेनिज़्म इस डोम वाले एरिया में कौन सा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अगर लाइट वगैरह होगी तो वहाँ पर डेफिनेटली हमारे पास मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, वहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। आपको याद होगा कि एफ़ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, के एक्स के भी होता है, ठीक है। और ये क्या है, बेसिकली स्प्रिंग के लिए है। तो ये यानी कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एक्स डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चेंजिंग या स्ट्रेचिंग भी कह सकते हैं इसको आप। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारे पास। तो अगर स्प्रिंग लगा होगा तो फिर जाहिर सी बात है जब फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगी तो ये भी क्या होगा, उतने ही हिसाब से डिफ्लेक्ट भी होगा, यानी कि स्प्रिंग में रोटेशन डेवलप होगी। एनीवेज, तो फ़िलहाल बस इतना ही जहन में रखें कि ये डिफरेंट भी मैकेनिज़म्स हो सकते हैं, सही है। चलें अब थोड़ा सा जो थ्योरी है वो हम इसको देख भी लेते हैं, क्या कुछ लिखा हुआ है इसमें। द राइट हैंड इलेक्ट्रोड फॉर्म्स द हाई वोल्टेज प्लेट, ठीक है। यहाँ पे जो राइट हैंड इलेक्ट्रोड है वो हाई वोल्टेज प्लेट है, ठीक है। द सेंटर पोर्शन ऑफ द लेफ्ट हैंड डिस्क इज कट अवे and encloses a small disc which is movable and is geared to the pointer of instrument, ठीक है। ये अभी इस फिगर की बात हो रही है, तो इसमें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड वाला जो पोर्शन है इसकी बात हो रही है। इसमें सेंटर जो पोर्शन है हमारे पास, ठीक है, लेफ्ट हैंड डिस्क का ये कट हुए हुआ है और ये इनक्लोज हुआ हुआ है स्मॉल डिस्क इसके अंदर मौजूद है जो कि मूवेबल है। और इसके साथ क्या है, गियर्ड पॉइंटर मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर एक गियर्ड पॉइंटर मौजूद होगा। The range of the instrument can be altered by setting the right hand disc at pre-marked distance, ठीक है। हम इसकी जो रेंज है वो फिक्स कर सकते हैं, कैसे, इस डिस्टेंस को वेरी करके, सही है। यहाँ पर अगर हम इस फिक्स डिस्क को उठा के अगर हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी क्योंकि हमारा डिस्टेंस हमने कम कर दिया है, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, सही है। तो अगर हम इस फिक्स डिस्क की जो डिस्टेंस है उसको अगर हम वेरी करेंगे ऊपर नीचे तो उससे क्या होगा, इसकी जो मेजरिंग रेंज होगी इस इंस्ट्रूमेंट की वो वेरी करेगी। आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे रेंज बढ़ जाएगी। हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कहीं जाकर के इस मूवेबल प्लेट में डिस्प्लेसमेंट होगी, बिकॉज इसको यहाँ से यहाँ तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करना है टॉप से लेके बॉटम तक, जो कि डेफिनेटली बहुत हाई वोल्टेज पर ही होगा। अगर इसको आप करीब रख देंगे यहाँ पर बिल्कुल इधर फिक्स प्लेट को, ठीक है, ये ग्राउंड से अटैच हुआ है, तो अब यहाँ पर हमें वोल्टेज कम अप्लाई करना पड़ेगा इस मूवेबल प्लेट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। तो हमने एक तरह से क्या किया, हमने इसकी रेंज रिड्यूस कर दी, लेकिन जितना ये करीब आएगा उतना ही इसकी एक्यूरेसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। वजह क्या है, वजह ये है कि यहाँ पर फ्रिंजिंग इफेक्ट फिर कम डेवलप होगा, यहाँ पे कोरोना के चांसेस भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे, बिकॉज वोल्टेज की रेंज कम हो गई तो आर्किंग या कोरोना डेवलपमेंट की भी चांसेस क्या होंगे, वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो जाती है बाय रिड्यूसिंग द डिस्टेंस। और अगर हम साइज़ ऑफ द प्लेट भी इंक्रीज़ कर दें इस फिक्स डिस्क की अगर साइज़, ठीक है, तो जितना हम साइज़ बढ़ाएंगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। वजह क्या है, वही बात कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एरिया होगा एक दूसरे को फेस करने वाला जब वो बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इनडायरेक्टली हम उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ कर रहे हैं, राइट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F created by the applied voltage causes the movable part to which a mirror is attached to assume a position at which a balance of forces takes place. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। An incident light beam will therefore
reflected towards a scale calibrated to read the applied voltage magnitude. Okay. Now, electrostatic voltmeters are made with parallel plate configuration using guard rings to avoid corona and field fringing at the edges. Okay, ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. Now I am just reading all these things. अच्छा जी, it consists of parallel plane disc electrodes separated by a small distance. ठीक है. The moving electrode is surrounded by a fixed guard ring to make the field uniform in the central region. ठीक है, जो moving electrode है इसके अराउंड क्या मौजूद है हमारे पास? guard rings मौजूद हैं. These are guard rings. ठीक है, और ये सबसे जो पहला वाला है वो क्या है? guard plate है. ठीक है, इसकी जो डायमीटर होता है या जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है प्लेट का. ओके. An absolute voltmeter is made by balancing the plate with a counterweight and is calibrated in terms of a small weight. ठीक है, ये जो एब्सोल्यूट वोल्टमीटर बिकॉज ये 0 वोल्ट से स्टार्ट करता है एक तरह से, क्योंकि 0 पोजीशन पर होता है. ठीक है. एन एब्सोल्यूट वोल्टमीटर इज मेड बाय बैलेंसिंग द प्लेट विद अ काउंटर वेट. ठीक है, हमने क्या किया हुआ है? हमने इस प्लेट को बैलेंस किया हुआ है विद अ काउंटर वेट. ये जो प्लेट है इसके साथ हमने क्या अटैच किया हुआ है? यहाँ पर एक काउंटर वेट अटैच किया हुआ है. ठीक है, ये वेट इसको बैलेंस करके रख सकता है. अब ये इस क्या कहते हैं, जो मूविंग प्लेट है इसके साथ हमने इसको बैलेंस किया है ताकि ज़ीरो पोजीशन पे रहे. और जैसे ही यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इसका मतलब इस प्लेट का फोर्स बढ़ जाएगा, यानी कि वेट बढ़ जाएगा. जब ये वेट बढ़ेगा तो क्या होगा? ये वाला वेट जो राइट हैंड साइड पे ये ऊपर की जानिब जाएगा, और यहाँ पर जो भी मैकेनिज़्म सेंटर में होगा, स्प्रिंग वाला या फिर लाइट वाला, वो क्या होगा? वो रोटेट होगा. रोटेट होने की वजह से फिर हमें रीडिंग शो होगी. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. द इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर्स हैव अ स्मॉल कैपेसिटेंस 5 to 50 पिकोफैरड. ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर्स होते हैं एक्चुअली उनकी जो कैपेसिटेंस होती है वो सबसे कम होती है, यानी कि 5 to 50 पिकोफैरड होती है. दे आर कंसिडर्ड एज डिवाइसेस विद हाई इनपुट इम्पीडेंस. एन अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट ऑफ अबाउट 1 मेगाहर्ट्ज़ इज़ अचीव्ड इन केयरफुल डिज़ाइंस. और जो इसमें हम एसी जो क्या कहते हैं सिग्नल या एसी जो वोल्टेज हम मेजर कर सकते हैं उसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है? 1 मेगाहर्ट्ज़ तक हम इसको डिज़ाइन करते हैं आम तौर पे. अच्छा, फ्रीक्वेंसी का भी बड़ा अहम ताल्लुक़ होता है बिकॉज़ यू नो कि चूँकि यहाँ पर कैपेसिटर मौजूद है. ठीक है, और इसके साथ अटैच हुई भी वायर्स भी मौजूद होंगी तो वो एज आ इंडक्टर काम करेंगी. वो एल हो जाएगा और ये सी हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर फिर कुछ रेजिस्टेंस भी शामिल होगी. तो चूंकि यहाँ पर एल और सी मौजूद है इसीलिए चांसेस किसके हैं? ऑसिलेशन के चांसेस हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल एंड सी. तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे ये कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस क्या हो सकती है? मैच हो सकती है आपस में. इनकी जो इम्पिडेंसेस हैं या रिएक्टेंसेस हैं वो क्या हो जाएंगी? मैच हो जाएंगी. जब मैच होगा तो क्या होगा? यहाँ पर ऑसिलेशन होगा. क्या मतलब हुआ कहने का? जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या होगा? ये कैपेसिटेंस कम होनी शुरू हो जाएगी, सॉरी जो रिएक्टेंस है कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो कम होनी शुरू हो जाएगी. लेकिन जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, देखें जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी. इनिशियली तो हाई होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ ये कम होना शुरू हो जाएगी. इसी तरह जो एक्स एल है हमारे पास, ठीक है, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. That will be the point of oscillation. या फिर रेजोनेंस भी कह सकते हैं आप. ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा? हमारा जो सर्किट होगा ये ऑसिलेशन कंडीशन में होगा या फिर रेजोनेंस में होगा. सही. तो उससे हमें बचाना पड़ता है अपने सर्किट को या इस इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि ये वो फिर डैमेजिंग का ख़तरा होता है, क्योंकि उसकी वजह से फिर क्या होगा? इसमें वाइब्रेशनल ऑसिलेशन भी क्रिएट हो सकती हैं. ठीक है, खैर, तो जो 1 मेगाहर्ट्ज़ है ये रेंज फ्रीक्वेंसी की हम अचीव कर सकते हैं अपने इक्विपमेंट को डिज़ाइन करते वक्त. टू मेजर द वोल्टेज एक्यूरेटली द डिस्क डायमीटर इज़ टू बी इंक्रीज्ड एंड द गैप डिस्टेंस इज डिक्रीज्ड.
अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है वो एक्यूरेटली मेजर हो, तो जो डिस्क की डायमीटर यानी कि मूवेबल और फिक्स प्लेट के जो डिस्क का डायमीटर है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, और जो गैप हो वो जितना कम होगा उतना ही एक्यूरेसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। द बैलेंसिंग वेट गिव्स कंट्रोलिंग टॉर्क, और जो बैलेंसिंग वेट है यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास आर मौजूद है, दिस आर इज़ द बैलेंसिंग वेट। ठीक है, ये बैलेंसिंग वेट क्या करता है, हमें कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। कंट्रोलिंग टॉर्क किसके लिए, इस मूविंग प्लेट के लिए। ठीक है, इसका एक अपोजिट टॉर्क यहाँ मौजूद है जो कि इसको खींच के रखा हुआ है जिसने। ठीक है, इट विल बिहेव जस्ट लाइक अ स्प्रिंग हेयर। ठीक है, या तो आप स्प्रिंग इस्तेमाल कर लें, या स्प्रिंग की जगह पर हम यहाँ अपने यहाँ पर वेट इस्तेमाल हुआ है बैलेंसिंग टॉर्क के लिए या फिर काउंटर टॉर्क के लिए, ताकि ये जो मूविंग प्लेट है ये बैलेंस रहे अपनी पोजीशन पे या ज़ीरो पोजीशन पे। ठीक है, ओके। Electrostatic voltmeters are constructed in an enclosed structure containing compressed air और sulfur hexafluoride gas और carbon dioxide gas और nitrogen gas। तो इसमें दरमियान में हमारे पास ये सारी गैसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, हम कोई सी भी इसमें फिल कर सकते हैं, और इनकी क्या कहते हैं सर्टेन एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी होती है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेंशन भी है द गैस प्रेशर में बी इन ऑर्डर ऑफ 15 एटमॉस्फेरिक, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे 15 टाइम ज़्यादा प्रेशर हो सकता है। विद वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू 100 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर का जो फासला है यानी कि डिस्टेंस है इनके बीच में, ये पर 100 किलो वोल्ट मेजर कर सकता है। यानी कि मैक्सिमम जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, ठीक है, तो अगर उसको आप डिवाइड कर दें टोटल डिस्टेंस को, आप यानी कि टोटल वोल्टेज को अगर आप डिस्टेंस से डिवाइड कर दें इस एस से, तो ये कितना बनेगा 100 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो मैक्सिमम इतना वोल्टेज हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 100 किलो वोल्ट। अगर हमने बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई कर दी और पर सेंटीमीटर पे लेट सपोज अगर ये 150 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर अगर हो गया, तो इसका मतलब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है फिर वो डैमेज होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर स्पार्किंग क्रिएट होगी या कोरोना डेवलप होगा, फ्रिंजिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उससे ये डैमेज हो जाएगा। तो जो वर्किंग स्ट्रेस है बेसिकली क्या है, ये पर सेंटीमीटर जो मैक्सिमम वोल्टेज हम अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द वर्किंग स्ट्रेस ऑफ आवर इंस्ट्रूमेंट। ओके, now the advantages of electrostatic voltmeter: active power loss is negligibly small, low loading effect। ठीक है, जो एक्टिव पावर का जो लॉस है वो बहुत कम है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें हमारे पास जो रेजिस्टिव एलिमेंट है वो बहुत कम है। ज़्यादातर कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, कैपेसिटिव एलिमेंट मौजूद हैं। सही, इसी वजह से पावर का लॉस बहुत कम होता है। वोल्टेज अप टू 600 किलो वोल्ट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, लिमिटेशन क्या है हमारे पास, द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज लोअर देन 50 वोल्ट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज फोर्स बिकम्स टू स्मॉल। ज़ाहिर है जब 50 वोल्ट होगा ये बहुत कम वोल्टेज है, और जो हमने काउंटर वेट अप्लाई किया है विद द मूवेबल डिस्क वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो फोर्स इतनी डेवलप नहीं हो पाती कि 50 वोल्ट के ऊपर वो जो मूवेबल डिस्क है वो ज़रा सी भी हरकत करे या मूव हो। तो 50 वोल्ट से कम वोल्टेज जो है वो मेजरेबल आमतौर पे नहीं होता, कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता हमारा इंस्ट्रूमेंट। तो 50 वोल्ट से ऊपर की वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो फिर रिस्पॉन्स शो करेगा। फॉर कांस्टेंट डिस्टेंस एस एफ, ठीक है, फॉर कांस्टेंट डिस्टेंस एस, जो कांस्टेंट डिस्टेंस एस हमारे पास यानी कि डिस्टेंस बिटवीन या स्पेसिंग बिटवीन द क्या कहते हैं फिक्स प्लेट एंड द मूवेबल प्लेट, जो फोर्स है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, द सेंसिटिविटी इज स्मॉल। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास सेंसिटिविटी होगी बिकॉज जो फोर्स है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वोल्टेज के स्क्वायर की वैल्यू के प्रोपोर्शनल है फोर्स। तो फोर्स कम चेंज होगी, ठीक है, वोल्टेज हमें ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से जो है इसकी सेंसिटिविटी जो है वो थोड़ी कम होती है। दिस कैन बी ओवरकम बाय वेरिंग द गैप डिस्टेंस एस इन अप्रोप्रिएट स्टेप्स। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम जो डिस्प्ले यानी कि स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स है यानी कि एस है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एस, तो अगर हम एस को डिक्रीज़ करेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। ओके, सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर्स। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्फीयर गैप्स, तो ये मैं अगले लेक्चर में आपको इंशाल्लाह कवर कराऊंगा। ओके।